हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हम लोगों के चैनल का एक ही मकसद है, टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर। एंड हाउ डू यू रिमूव दिस फियर? वी रिमूव दिस फियर विद द हेल्प ऑफ परिश्रम, मेहनत, या जिसे अंग्रेजी में एफर्ट्स बोलते हैं, या फिर हार्डवर्क भी बोल सकते हैं। आप किसी भी शब्द का चयन करिए, पर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप हार्डवर्क करेंगे, आपको पता चलते जाएगा कि आप एग्ज़ाम निकालने के और सक्सेस के काफ़ी करीब हैं। तो ये डर है, वो अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। चलिए, इसी डर भगाने की श्रृंखला में अभी हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा आज का टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये हमारा टॉपिक है, यानी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन और मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और फॉर्चुनेटली तीनों ही बार में मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया। और फिर मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी कि मैं मेरे ही जैसे अन्य लोगों की सहायता करूं, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर एमसीक्यूज। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, बेसिक चीज़ें आपको आई थिंक पता होगी कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो फिजिकल, ठीक है, और दूसरा उसका केमिकल। तो फिजिकल नेचर क्या है, जैसे लेयरिंग आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, आपका ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, फिर आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है, फिर आपका मीसोस्फियर है, फिर है आपका थर्मोस्फियर, और फिर है एक्सोस्फियर। अब जैसे कई लोग ये थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर को एक ही लेयर बोलते हैं, तो वो सब ठीक है, बट मेनली ये आपको जानना है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट के साथ बढ़ेंगे टेम्परेचर घटेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मेजोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर घटेगा, फिर थर्मोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, तभी आप चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में छोटी सी लेयर होती है जिसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, यहाँ पर एक स्ट्रेटोपॉज होता है, फिर यहाँ पर एक मेसोपॉज होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ये आपका आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से नीचे लाइफ जो है बहुत कम प्रभावित होती है। दोस्तों, अगर ओजोन लेयर ना हो तो नीचे की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, उसे कैंसर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वेदर फिनोमिना जितने भी हैं वो मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर के कारण ही होते हैं। ठीक है, वेदर फिनोमिना मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर के कारण ही होते हैं। मैक्सिमम वाटर वेपर आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, वो भी शुरुआती लेयर्स में ही। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज़ें आप जानते हो हैं, बाकी तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे ही कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि द वार्मर द वेदर द थिकर इज द ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये अर्थ है, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल के पास जैसे अगर ट्रोपोस्फेयर की बात की जाए तो ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर है, मान लीजिए 8 किलोमीटर के हाइट पर। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक पर आते आते यानी यहाँ इक्वेटर पर आते आते इसकी हाइट हो जाती है लगभग 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको पता है कि सन रे ज़्यादा रिसीव हो रही है, ये ज़्यादा हॉट रीजन है। ठीक है, और हॉट रीजन में इसकी थिकनेस भी जो है ट्रोपोस्फेयर की कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, देर आर मार्क्ड सीजनल टेम्परेचर चेंजेज इन द स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों, जनरली वेदर फिनोमिना सारा होता कहाँ है, होता है आपका ट्रोपोस्फेयर में, बट स्ट्रेटोस्फेयर में भी सीजनल वेरिएशन होता है, टेम्परेचर देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि ओजोन लेयर क्या कर रहा है, यूवी को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि समर में ज़्यादा उस सन रेज आ रही हैं तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन स्ट्रेटोस्फेयर में भी देखने को मिलेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों देखिए, थर्ड स्टेटमेंट है
कि द केनेली हैवी साइड लेयर प्रेजेंट विद इन द आयोनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द मीडियम रेडियो वेव्स। अब होपफुली आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो आयोनोस्फेयर होता है, रफली थर्मोस्फेयर को ही आयोनोस्फेयर बोला जा रहा है, बट देखिए आयोनोस्फेयर के बारे में आप जान जाइए कि यहाँ पर दो लेयर होते हैं, एक ई लेयर और एक एफ लेयर। और ई लेयर का नाम है ये केनेली हैवी साइड, केनेली हैवी साइड लेयर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मीडियम रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, मीडियम रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। और मीडियम रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है जिसके कारण से शॉर्ट डिस्टेंस की रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, शॉर्ट डिस्टेंस की रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है। फिर जो आपका जो एफ लेयर है दोस्तों, एफ लेयर का एक नाम है एपल्टन लेयर। देखिए ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत लोग इसको नहीं भी याद करते, काम भी चल जाता है, पर आप याद कर लीजिए तो और आसान हो जाएगा। जो एफ लेयर है इसका नाम है एपल्टन लेयर, ठीक है। और ये क्या करती है, ये शॉर्ट रेडियो वेव को ये रिफ्लेक्ट करती है, और जिसके कारण से शॉर्ट रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है जिसके कारण से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। देखिए शॉर्ट रेडियो वेव है यानी वेवलेंथ शॉर्ट है, वेवलेंथ अगर शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लॉन्ग होगी। आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यदि वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही दूर तक वो क्या कर पाएगा, कम्युनिकेशन उसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है कौन सा लेयर, एफ लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, एपल्टन लेयर भी बोलते हैं, और जिसके कारण से शॉर्ट रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है जिसके कारण से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। और जो ई लेयर होता है जिसको कैनेली हैवी साइड लेयर भी बोलते हैं, वो मीडियम रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है जिसके कारण से शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में जमा लीजिए, ठीक है। अब देखिए द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज सिचुएटेड इन द थर्मोस्फेयर, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जितने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बहुत सारे जो लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स होते हैं वो सारे आपके थर्मोस्फेयर में ही हैं, ठीक है। तो वन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए, वाटर वेपर इज द मोस्ट वेरिएबल ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए अगर बहुत कोल्ड रीजन है जैसे पोल है तो वहाँ पर वाटर वेपर का परसेंटेज होता है लगभग 0.02%, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ पर वाटर वेपर का परसेंटेज अप टू 4% हो सकता है। तो देख रहे हैं 0.02% से अप टू 4%, ये इसका कितना टाइम्स हो गया, ये हो गया आपका 2 टाइम्स, और फिर लगभग ये आपका 200 टाइम्स हो गया दोस्तों, ठीक है। 200 टाइम्स मतलब वेरी कर सकता है क्या, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द वाटर वेपर लाइज एट द बॉटम 12 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको क्या बोला कि मैक्सिमम वेदर फिनोमिना कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में, और मैक्सिमम वाटर भी कहाँ, वेदर फिनोमिना यानी क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में। तो वाटर वेपर भी कहाँ पर रहेगा, ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर पोल्स पर, 18 किलोमीटर इक्वेटर पर। तो ये रफली होगी इसकी एवरेज हाइट, ये 12 से 15 किलोमीटर होगी। तो हाँ मैक्सिमम वाटर वेपर इसी हाइट पर रहेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए, सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आइस क्रिस्टल्स इन सीरस क्लाउड्स। दोस्तों सीरस क्लाउड्स जो बहुत हाइट पर होते हैं क्लाउड्स, उनको बोलते हैं, और वो इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं, थोड़े आइस टाइप के होते हैं, और उसमें से सनलाइट पार तो आसानी से हो जाता है, बट वो जो हल्का हल्का रिफ्रैक्शन होता है ना, उसी कारण से देखिए ये सन है, और यहाँ पर
आपका सीरस क्लाउड है, सन से रेज आ रही है, ठीक है, इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन, इसको ऐसे जाना था, ठीक है, बट ये अपना रास्ता चेंज कर लेगी, इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये अपना रास्ता इस तरह से मोड़ लेगी। तो इस तरह से जब मोड़ लेगी तो इसको बैक करके आप जब बनाइएगा इसका इमेज, तो इसके इमेज इस तरह से बनेगा। तो सन के चारों ओर देखिए एक हेलो बन गया, देख रहे हैं, मैंने सन यहाँ पर है और सन के चारों ओर एक हेलो बन जा रहा है, किसके कारण से, ये सीरस क्लाउड के कारण से। ये जनरली ये रिफ्रैक्शन आपको पता होगा कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से उसका शिफ्टिंग होता है, ठीक है, और उसी आधार पर उसका नया इमेज बनाया जाता है, रिफ्रैक्टेड इमेज। खैर वो सब आप छोड़ दीजिए, फिलहाल बस इतना जानिए कि सन का जो हैलो है, ठीक है, वो बनता है सीरस क्लाउड्स के रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। तो 2 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। तो जो एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द वेरिएबल गैसेस एंड फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोस्फेयर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है फोर्थ अबंडेंट गैस, सही बात है, सबसे पहला गैस है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है आर्गन और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78 से कुछ ज़्यादा, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20 से कुछ ज़्यादा, यानी 21 के आसपास, आर्गन का परसेंटेज है 0.9 के आसपास और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.036% के आसपास, ठीक है। तो जनरली क्या है ना, जो जिसका परसेंट 036% है, ठीक है, जिसका परसेंटेज इतना कम है उसके अमाउंट में अगर थोड़ा सा भी मतलब नया कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो तुरंत से इसकी परसेंटेज क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, जो भी माइनर गैसेस हैं वो वेरिएबल गैसेस हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब वेरिएबल गैसेस नहीं, क्योंकि 78% में दोस्तों थोड़ा बहुत एडिशन करने से उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, वो 78 के आसपास ही रहेगी। लेकिन जिसका 0.03% है, जो बहुत छोटा इंसान होता है, उसके पास थोड़े से पैसे आने से वो अमीर बन जाता है। लेकिन जो बहुत अमीर इंसान है दोस्तों, जो करोड़पति है पहले से, तो उसके पास 1 लाख रुपए आ जाए या 1 लाख रुपए उसके पास से चला जाए, वो फिर भी करोड़पति ही रहेगा, ठीक है। तो खैर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सीजन्स। देखिए इसका नाम है वेरिएबल गैसेस, तो क्या ये ऑल सीजन्स में कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। समर्स में देखिए क्या होता है, वन छोड़िए, आपको पता है प्लांट्स क्या करती हैं ये बताइए। प्लांट्स करती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में वो CO2 एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन बनाती हैं, यानी CO2 की मात्रा को ये कम करती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को ये बढ़ाती हैं, ठीक है। समर सीजन में लाइट की मात्रा की कोई लिमिटेशन नहीं रहती, इसीलिए समर सीजन में क्या होगा, खूब सारा ये CO2 को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को धीरे धीरे समर्स में प्लांट क्या करते हैं, बहुत कम कर देते हैं। और विंटर सीजन में जब सूर्य की किरण ज़्यादा नहीं मिलती है तो प्रकाश संश्लेषण भी उतना नहीं होता, फोटोसिंथेसिस भी उतना नहीं होता है, तो विंटर में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात याद रखिए, बस थोड़ा सा ही सही, लेकिन समर्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो थोड़ी घट जाती है और विंटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सीजन्स, ये गलत है दोस्तों। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। इसको देख लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं और फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला देखिए, लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर हैव हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात है कि जो लोअर लेयर्स हैं, आपको पता है कि प्रेशर कैसे निकालते हैं, एक कॉलम मेथड होता है। इस जगह पूरा एयर है, एयर है, एयर है, एयर है, एयर है, तो हम लोग एयर कॉलम लेते हैं, इतना बड़ा कॉलम बना लिया
और प्रेशर कैसे निकालेंगे, जैसे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है तो इस पॉइंट के ऊपर की जितनी भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका पूरा वेट जो है वो इस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। तो जितना नीचे आएंगे उतना ही इस कॉलम में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा एयर कैप्चर होगा, ठीक है। जितना ही नीचे आएंगे तो जितना ही नीचे आएंगे उतना ही हम लोग को क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज एक्चुअली करेक्ट। फिर सेकेंड देखिए, वैसे भी आपको पता है कि माउंटेन्स पर जब हम लोग जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, यानी हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। तो जितना नीचे रहेंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहेगा। सेकेंड देखिए, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो चीज़ों के कारण होता है, एक तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है और दूसरा है ओशियानिक सर्कुलेशन। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से लगभग 85% के आसपास आपका हीट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ओशियानिक सर्कुलेशन से बचा हुआ 15% हीट ही रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब वो भी समझ लीजिए। फर्स्ट सही है, देखिए जैसे ये है आपका अर्थ, ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये है 90 डिग्री लैटिट्यूड। आपको पता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड ये 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक, यहाँ तक बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट रिसीव हो रही है और इसके इधर वाले एरियाज में क्या हो रही है, हीट बहुत कम रिसीव हो रही है। तो धीरे धीरे तो क्या होगा, ये एरिया पूरा गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा और ये एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। नो डाउट ये एरिया वैसे भी गर्म है और ये एरिया वैसे भी कोल्ड है, बट उतना कोल्ड नहीं है ये जितना इसको होना चाहिए, क्योंकि इसको तो हीट कभी मिलता है नहीं, डायरेक्ट सनलाइट इसको कभी नहीं मिलती है, ठीक है। और इसको तो लगातार ही डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाए और ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, बट उतना नहीं ये कोल्ड है और उतना ही ये हॉट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हीट इधर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हीट रीडिस्ट्रीब्यूट करने में, ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूट करने में 85% रोल है विंड्स का और 15% रोल है ओशियानिक सर्कुलेशन का, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। थर्ड देखिए, द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर मच स्टीपर इन विंटर देन इन समर इन बोथ हेमिस्फीयर। चलिए इसी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कितना घटेगा। अब ऐसे समझिए कि ये रीजन क्या है, ठंडा, और ये रीजन क्या है, हॉट। अब इस रीजन पे ये रीजन हमेशा ही हॉट है, ठीक है। ठंडी के दिन में भी हॉट है, गर्मी के दिन में भी ये हॉट है, क्योंकि इस रीजन में मैक्सिमम हीट मिल ही रहा है, ठीक है। लेकिन ये रीजन क्या है, ठंडी के दिन में ये कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है। तो इस रीजन और इस रीजन के बीच में जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा हम लोगों को, उतनी ही हम लोग को क्या मिलेगी, ग्रेडियंट जो है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को ग्रेडियंट देखने के लिए मिलेगी। तो सही बात है कि विंटर सीजन में ये रीजन क्या हो जाएगा, बहुत कोल्ड, और ये रीजन हमेशा बराबर हॉट रहता है। देखिए ये बीच वाला रीजन जो है ये हमेशा बराबर हॉट रहता है, और हम लोग को क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इस इक्वेटर और इस पोल के बीच में, उतना ही हमारा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अब ये रीजन तो ज़्यादा हॉट और कम हॉट हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ लगभग हमेशा सारे सीजन में यहाँ पर डायरेक्टली हीट मिल रहा है। तो हम लोग को ये देखना है कि ये रीजन कब ज़्यादा कोल्ड होता है। जब ये ज़्यादा कोल्ड होगा तब इस पोल और इक्वेटर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, और तभी जाकर के टेम्परेचर ग्रेडियंट भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसलिए विंटर्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो अधिक होगा दोस्तों। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। फोर्थ देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फेयर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बचपन में आप पढ़े होंगे कि बैरोमीटर क्या मेजर करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बचपन में तो आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बड़े होकर के यूपीएससी के लिए आप पढ़े होंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रो नहीं है, हाइग्रोमीटर है, ठीक है। तो एनीवेज फोर्थ आपका हो गया दोस्तों इनकरेक्ट, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली। तो देख लीजिए, आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्लाउड्स के बारे में है दोस्तों, ठीक है। तो क्लाउड्स के बारे में है, तो हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पर कौन कौन सा
पूछ रहा है कि इनकरेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है दोस्तों। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले क्लाउड्स के बारे में इन जनरल, वैसे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि अ, अब डिस्टेंस देख लीजिए, ये तो ग्राउंड हो गया और ये हो गया 7,000 मीटर, ये 7,000 फीट, फिर ये हो गया 20,000 फीट, ठीक है। तो 0 से 7,000 फीट के बीच में जो क्लाउड बनेगी उसको लो हाइट हाइट बोलेंगे। 7,000 से 20,000 के बीच में जो बनेगी उसको मीडियम हाइट बोलेंगे। 20,000 से ऊपर जो बनेगी उसको मतलब ज़्यादा हाइट बोलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन लो हाइट, मीडियम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऐसे नहीं बोलना है, इन सब का कुछ लो हाइट के कारण, मीडियम हाइट के कारण, मैक्सिमम हाइट के कारण कुछ प्रीफिक्स है, क्लाउड से कुछ प्रीफिक्स हैं। तो मीडियम हाइट का प्रीफिक्स है दोस्तों एल्टो, मीडियम हाइट का प्रीफिक्स क्या है, एल्टो। मैक्सिमम हाइट का प्रीफिक्स है सीरस या सीरो, ठीक है। और लो हाइट का कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। तो जैसे कि कोई क्लाउड लिखा हुआ है एल्टो क्यूमुलस, ऐसा लिखा गया है, तो ये कोई क्यूमुलस क्लाउड है जो कि मीडियम हाइट पर है, ऐसा समझ लीजिए। सीरो क्यूमुलस लिखा हुआ है तो कोई क्यूमुलस क्लाउड है जो कि मैक्सिमम हाइट पर है, ठीक है। और सिर्फ क्यूमुलस लिखा हुआ है तो वो क्लाउड जो है वो लो हाइट पर है, जो क्यूमुलस क्लाउड है वो लो हाइट पर, ऐसा समझ गए। दूसरी बात, उसी तरह से अगर स्ट्रेटस लिखा हुआ है, सिर्फ स्ट्रेटस, तो वो लो हाइट का स्ट्रेटस क्लाउड है। एल्टो स्ट्रेटस लिखा हुआ है तो वो मीडियम हाइट का स्ट्रेटस क्लाउड है। फिर सीरो स्ट्रेटस लिखा हुआ है तो वो मैक्सिमम हाइट का स्ट्रेटस क्लाउड है। अब समझ लीजिए, ये तो अब प्रीफिक्स समझ गए। अब स्ट्रेटस और क्यूमुलस क्या होता है, स्ट्रेटस होता है लेयर्ड क्लाउड्स जिसमें लेयरिंग देखने को मिलती है, और क्यूमुलस होती है बम्पी क्लाउड्स, क्यूमुलस बोलते हैं बम्पी क्लाउड्स। तो जो बम्पिंग होगी उसको बोलेंगे क्यूमुलस, और जो लेयर्ड क्लाउड्स रहेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे स्ट्रेटस। इसके अलावा एक और क्लाउड है जिसका नाम है निम्बो या निम्बस, निम्बस बोलेंगे, जो रेन बियरिंग क्लाउड्स है उसको। देखिए कायदे से आपको ये सब पढ़ के आना है और फिर मुझे यहाँ पर सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है। लेकिन अब क्या है कि कौन कितना पढ़ कर का है वो तो मुझे पता नहीं है, और ये चीज़ें मैं आपको आसानी से कम टाइम में समझा सकता हूँ। तो चलिए अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है निम्बो स्ट्रेटस। तो यहाँ पर दो कीवर्ड है, निम्बो और स्ट्रेटस। स्ट्रेटस का मतलब पता ही है कि लेयर्ड है होगी क्लाउड्स, तो लेयर्ड है। और निम्बो का मतलब है जो कि रेन बियरिंग क्लाउड हो। तो रेन बियरिंग क्लाउड क्या होगी, डार्क होगी, बिल्कुल होगी, डल क्लाउड होगी, ठीक है। और लेयरिंग क्यों हो रही, क्योंकि स्ट्रेटस है, और जिससे क्या हो सके, रेन हो सके, ठीक है। क्योंकि निम्बो क्या करता है, रेन लाता है। तो वन तो क्या आपका करेक्ट है, वन आपका हो गया करेक्ट। फिर देखिए दूसरा देखिए, अल्टो क्यूमुलस देखिए। अल्टो है और क्यूमुलस है, यानी ये बम्पी क्लाउड है, देखिए बम्पी क्लाउड है, ठीक है। और अल्टो है यानी ये मीडियम हाइट पर है। और यहां पर निम्बस लिखा हुआ है, निम्बस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। निम्बस नहीं लिखा हुआ है मतलब ये रेन ज्यादा नहीं लाएगी। तो रेन नहीं लाएगी तो क्या करेगी, फाइन वेदर से जुड़ी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं। एल्टो यानी मीडियम हाइट है, मीडियम हाइट को यहां पर बताने वाला कुछ है नहीं। और क्यूमुलस मैंने बम्पी, बम्पी हम लोग को मिल गया, ठीक है। और लेकिन निम्बस यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये रेन नहीं लेकर के आएगा, ठीक है। तो टू टू भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। फिर देखिए थर्ड का देखिए, क्यूमुलो निम्बस। दोस्तों देखिए क्यूमुलो का मतलब क्या होता है, बम्पी क्लाउड, और निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। तो क्यूमुलो मतलब बम्पी क्लाउड्स और निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड्स। अब एक तो ये रेन बियरिंग क्लाउड्स है और क्यूमुलो मतलब बम्पी क्लाउड्स भी है, मतलब बादल बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, और बारिश भी लाने वाला क्लाउड है, ठीक है। तो ये बहुत बेजोड़ बारिश लाएगा दोस्तों। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जो होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हो जाएगी, कि इसको क्या बोलते हैं, थंडर क्लाउड्स, एंड ब्रिंग कन्वेक्शनल रेन्स, लाइटनिंग एंड थंडर। क्यों, क्योंकि ये क्यूमुलो है दोस्तों प्लस निम्बस है, ठीक है। एक तो बम्पी क्लाउड है, ऊपर से बारिश लाने वाला क्लाउड है, तो ये बहुत बेजोड़ बारिश लाएगा। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर फोर्थ देखिए, सीरो स्ट्रेटस। सीरो स्ट्रेटस क्या है, सीरो यानी मैक्सिमम हाइट और स्ट्रेटस यानी लेयर्ड, ठीक है। देख लीजिए सीरो और स्ट्रेटस, तो क्या बोला, यूनिफॉर्मली ग्रे थिक एंड लो क्लाउड। पहली बात तो लो क्लाउड होगा ही नहीं, क्योंकि सीरो किसका एक प्रीफिक्स है, सीरो प्रीफिक्स है हाई, जो हाई क्लाउड्स है उसका, मैक्सिमम हाइट का प्रीफिक्स है सीरो। लो क्लाउड के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है। मीडियम हाइट का प्रीफिक्स है एल्टो, मैक्सिमम हाइट का प्रीफिक्स है सीरो, लेकिन लो क्लाउड का प्रीफिक्स नहीं है सीरो। तो फोर्थ तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया, बाकी तीनों करेक्ट है। तो और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी, 4 ओनली।
मतलब मैं होपफुल हूँ कि बहुत कम टाइम में ही सही, बट मैंने आपको क्लाउड की जो नोमेनक्लेचर है, उसका नाम देने का जो तरीका है वो आपको सिखा दिया होगा। चलिए देख लीजिए। आई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन बोलते हैं द हीट रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस, ठीक है, सिंपल सा कहानी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल डिपेंड करेगी। जैसे 14% जो हीट आता है वो एटमोस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उस पर जो है इंसुलेशन डिपेंड करेगी। फिर देखिए डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो देखिए साल में जैसे ये है आपका, यहाँ पर है सन और ये है अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ क्या है, सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और यहाँ पर अर्थ सन से क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पर है। इस पोजीशन को बोलते हैं पेरीहिलियन, ठीक है। पेरीहिलियन आता है आपका 4 जुलाई को, नहीं नहीं, ये सन है, यहाँ पर ये हो गया आपका पेरीहिलियन, और ये हो गया एपहिलियन, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पेरीहिलियन है वो आता है विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में आएगा आपका 3 जनवरी के आसपास, और जो एपहिलियन है वो आता है आपका समर सीजन में, ये आता है 4 जुलाई के आसपास, ठीक है। पेरीहिलियन 3 जनवरी और एपहिलियन 4 जुलाई। अभी आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर जब अर्थ सन के ज़्यादा नज़दीक है तो विंटर सीजन क्यों है, और ये जो जब अर्थ सन से ज़्यादा दूर है तो समर सीजन क्यों है। जब अर्थ सन से ज़्यादा दूर है उस टाइम विंटर होना चाहिए, और जब अर्थ सन के ज़्यादा नज़दीक है तो उस टाइम आपका क्या होना चाहिए, समर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों समर और विंटर आपको पता है कि ये एपहिलियन पेरीहिलियन के कारण नहीं होता है, वो सन और अर्थ की ये अर्थ का एक्सिस पर इंक्लिनेशन के कारण होता है। तो सन की रेज जिस साइड ज़्यादा रिसीव होती है उस साइड क्या होता है, उस साइड समर होता है, और जिस साइड कम रिसीव होती है उस साइड विंटर होता है, ठीक है। एपहिलियन पेरीहिलियन से इसका लेना देना नहीं है। तो आपको जो जो इंट्यूशन कह रहा है ना कि समर में अर्थ को सन के पास होना चाहिए, इंट्यूशन के जस्ट ओपोजिट आपको याद रखना है कि एपहिलियन और पेरीहिलियन का जवाब है, ठीक है। तो समर में अर्थ को क्या होना चाहिए, सन के पास होना चाहिए, लेकिन समर में ही अर्थ क्या होगी, सन से सबसे ज्यादा दूर होगी, यानी 4 जुलाई के आसपास, ठीक है। और विंटर में अर्थ को सन से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, लेकिन विंटर में ही आपको पेरीहिलियन मिलेगा 3 जनवरी के आसपास, ठीक है। तो खैर ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, बट फर्स्ट सही है। दूसरा देखो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, इस पर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पर भी डिपेंड करेगा इंसोलेशन। एंगल ऑफ द सन्स रेज, मैंने आपको बताया कि जो सीधी रेखा है, ठीक है, यानी कि सन से आने वाली जो सीधी रे है, ठीक है, वो ज़्यादा एनर्जी लेकर के आएगी, और जो स्लैंट रेज है वो कम एनर्जी लेकर के आएगी। तो फोर्थ भी सही है। फिर लेंथ ऑफ द डे, अगर ज़्यादा लेंथ ऑफ द डे रहेगा समर सीजन में, आपको पता है कि क्या होता है, समर सीजन में ज़्यादा हीट रिसीव करती है अर्थ, ठीक है, और विंटर सीजन में लेंथ ऑफ द डे कम होता है, उस टाइम अर्थ कम हीट रिसीव करती है। तो फिफ्थ भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, 6 का डी, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी दोस्तों देखिए ये यहाँ पर लोकल विंड्स के नेम दिए हुए हैं, और बगल में ये आपका किस रीजन में वो विंड आती है वो बताया गया है। तो जैसे फोहन है, 3 नाम तो आप पहले याद कर लीजिए। 3 नाम छोड़िए, मैं आपको सारे नाम याद करा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बनाता हूँ। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका यूरोप, थोड़ा गंदा सा यूरोप है, ये हो गया इंडिया, और इधर कुछ कुछ है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत छोटा सा स्पेस मिला है, और ये है यूरोप आपका, ऐसे इसको बना लो, ठीक है। अब चलिए देखिए ये यहाँ पर है आपके रॉकीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन के पास आपको देखने के लिए मिलेगा चिनूक। इधर से देखो जाएगा रे, ये आपका विंड, इधर से विंड लेकर के जाएगा वाटर वेपर, ठीक है, वो यहाँ पर
ओरोग्राफिक रेनफॉल कराएगा, यानी पहाड़ से टकरा करके इधर साइड बारिश करा देगा। और जब पहाड़ को पार करेगा तो दूसरे साइड अब उसके पास कोई भी वाटर वेपर नहीं रहेगा, तो अब वो जो विंड है वो नीचे जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर वो बर्फ को पिघलाने का काम करेगा, ठीक है। वो आपका हो गया हॉट विंड हो गया दोस्तों, या वार्म विंड इसको बोल सकते हैं, तो चिनूक। इसी तरीके का सिमिलर फिनोमेना इधर भी होगा। इधर है एंडीज माउंटेन, तो एंडीज इधर से रेन बियरिंग विंड्स आएगी, इधर पहले रेनफॉल करा देगी एंडीज के इस साइड में, ठीक है, और फिर दूसरे साइड में ये ड्राई हो विंड बन जाएगी, ड्राई एंड वार्म विंड बन जाएगी, और उसको बोलेंगे हम लोग जोंडा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर स्विट्जरलैंड के आसपास में एल्प्स माउंटेन है, ठीक है, तो इधर से विंड आएगी, पहले रेनफॉल कराएगी, और दूसरी साइड में, ठीक है, वो वार्म विंड बन जाएगी, वार्म एंड ड्राई विंड बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे फोहन। तो ये तीन तो आप जान गए। तो फोहन कहाँ पर है? एल्प्स में है, यूरोप में है, सही बात है। चिनूक रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, ये भी सही बात है। अब देखिए यहाँ पर है आपका इजिप्ट, इस एरिया में है आपका इजिप्ट, ठीक है, यहाँ पे है ना सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट, तो इजिप्ट के पास है खमसीन। इजिप्ट के पास कौन सी विंड मिलेगी आपको? खमसीन मिलेगी, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। फिर इधर इंडिया के आसपास आपको मिलेगी लू, पाकिस्तान इंडिया ये सब जो थार डेजर्ट है उधर आपको मिलेगी लू। फिर देखिए आपका यहाँ पर है होगा कहीं पर ईरान, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, इस रीजन में आपको मिलेगा दोस्तों सामून। ईरान में क्या मिलेगा? सामून, ठीक है, तो सामून ईरान में हो गया, ठीक है। अब देखिए हैरमेटन कहाँ मिलेगा? तो हैरमेटन दोस्तों देखिए ये है आपका, इधर से आता है हैरमेटन, ऐसे इधर से आएगा ऐसे हैरमेटन, ये है हैरमेटन। तो हैरमेटन क्या बोल रहा है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा, तो बिल्कुल सहारा के ये ईस्टर्न पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग गिनी कोस्ट, ठीक है। सहारा का तो ये वैसे ईस्टर्न पार्ट नहीं हुआ, लेकिन यहीं पर होता है दोस्तों, सॉरी, हैरमेटन, ठीक है। तो वैसे ये आपका सही है, ठीक है। फिर बर्ग जो है, बर्ग साउथ अफ्रीका का है, बर्ग इधर मिलता है, ये इस एरिया में मिलेगा आपको बर्ग, इस एरिया में क्या मिलेगा? बर्ग। तो मतलब कुल मिलाकर के जो है ये आपका ऑल टू ऑल करेक्टली मैच्ड है दोस्तों, ठीक है, ऑल टू ऑल आपका करेक्टली मैच। फोहन ये स्विस एल्प्स यूरोप में, चिनूक रॉकीज माउंटेन, बर्ग साउथ अफ्रीका, खमसीन इजिप्ट, हैरमेटन गिनी कोस्ट, और गिनी कोस्ट शायद इधर साइड है, ठीक है, लेकिन इधर ही होता है हैरमेटन, जिधर भी हो आप ध्यान में रखिए, हैरमेटन जो है इस रीजन में कहीं ना कहीं होता है, इसको शायद डॉक्टर्स विंड भी बोलते हैं। फिर सामून हो गया आपका ईरान में, ठीक है, इसके अलावा लू होता है इंडिया में, फिर जोंडा होता है आपका और साउथ अमेरिका में। उसके अलावा इधर साइड कुछ कोल्ड विंड है, जहाँ पर यहाँ पर जो विंड है इसको बोलते हैं पैम्पेरो। फिर फ्रांस के साइड में जो कोल्ड विंड है तो उसको बोलते हैं मिस्ट्रल। और फिर इधर साइड एक कोल्ड विंड है जिसका नाम है बोरा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे लोकल विंड्स आपको प्रॉपर मैप पे दोस्तों उसको इतनी बार प्रैक्टिस करिए, गलती होने का कुछ चांस ही ना रहने पाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो 100% उसमें नंबर आप लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका 7th का राइट आंसर क्या हो गया? 7th का राइट आंसर हो गया ए, हो गया सिंपल। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, डायरेक्टली मैच्ड है। यहाँ देखिए फोहन एल्प्स, चिनूक वार्म का विंड है रॉकीज का, बर्ग वार्म विंड है साउथ अफ्रीका का, जोंडा वार्म विंड है एंडीज का, सेंटा एंड वार्म विंड है ये कैलिफोर्निया का है दोस्तों, खमसीन वार्म विंड है इजिप्ट का, हैरमेटन गिनी कोस्ट का, फिर मिस्ट्रल ये आपका फ्रांस का है, सामून ईरान का है, फिर देखिए परगा कोल्ड विंड है रसिया का, फिर लेवांटर फ्रांस का, और पैम्पेरो साउथ अमेरिका का। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसको मैप पे प्रैक्टिस करेंगे आसानी से हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये क्या है ना, साइक्लोन्स के अलग अलग नोमेनक्लेचर है दोस्तों, जैसे अलग अलग रीजन में साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइफून्स चाइना सी में बोलते हैं, वैसे ईस्ट चाइना सी में बोलते हैं बट टाइफून्स चाइना सी। ए का 1 इज करेक्ट। फिर देखिए हरिकेन्स यूएसए में नहीं बोलते, हरिकेन्स बोलते हैं कैरिबियन सी में, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3। फिर टोर्नाडोज कहाँ पर आता है? टोर्नाडोज आता है मिसिसिपी में, मिसिसिपी है यूएसए में, तो सी का हो जाएगा 2।
ठीक है। बाकी बागुयो और टाइफू नहीं पता है मुझे, सीधी सी बात है। तो ए बी सी हम लोग को सही कर चुके हैं। बाकी विली विली कहाँ पर आता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है, मैंने विली विली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, तो एफ का हो गया 6। तो इसी आधार पर करेक्ट आंसर मार दीजिए दोस्तों, क्योंकि बागुयो और टाइफू पता नहीं है भाई कहाँ पर आता है। तो ए का 1 देखिए कहाँ पर है, और जहाँ पर बी का 3 और सी का 2 हो। ए का 1, बी का 3, सी का 2 यहाँ पर है बी में, और कहीं पर भी नहीं है कि, ठीक है, और ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन नहीं, और एफ का 6। अब यहाँ पर डी का 5 बोल रहा है, यानी बागुयो है फिलीपींस का और टाइफू है जापान का। ठीक है, तो ऐसे नाम से लग भी रहा था बट डाउटफुल है ना, फिलीपींस और जापान दोनों के बारे में हम लोग को कहाँ पता है। टाइफू बोलते हैं जापान में और बागुयो बोलते हैं फिलीपींस में। तो ये चलिए नया इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हो गया, बाकी तो पहले से ही पता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। बस इतना याद रखिए कि बागुयो हम लोगों ने नया सीखा है, फिलीपींस में बोलते हैं, और टाइफू जापान में बोलते हैं। ये देखिए, टाइफून्स चाइना सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन, हरिकेन्स कैरिबियन, टोर्नाडोज मिसिसिपी यूएसए, विली विली नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, बागुयो फिलीपींस और टाइफू जापान। एकदम याद कर लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए यहाँ जेट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेट स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये अपर ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर की ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल विंड है। ठीक है, ठीक है। देखिए ये जेट स्ट्रीम के बारे में कैसे पता चला था कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास में कुछ लोग जहाज लेकर के उड़े, ठीक है, और वो जेट स्ट्रीम के अपोजिट उड़ने लगे, जेट स्ट्रीम के अपोजिट उड़ने लगे। तो घंटे 2 घंटे उड़े, 3 घंटे उड़े, और जहाँ पर उड़े वहीं पर थे, ठीक है, यानी आगे गए ही नहीं। तो उस तरह से उनको पता चला कि वहाँ पर कुछ अपोजिट डायरेक्शन से विंड आ रही थी दोस्तों, जिसका ग्राउंड पर जिसके बारे में नहीं पता था। नहीं, ग्राउंड लेवल पर वो विंड नहीं होती है, वो विंड होती है अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर्स में। ठीक है, तो इसीलिए ये आप ध्यान रखिए कि ये अब पहला स्टेटमेंट क्या बोला, ग्रेटर द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस द स्ट्रॉन्गर द जेट स्ट्रीम। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो जेट स्ट्रीम का कॉज है ये हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस ही है। तो स्टेटमेंट 1 इज एक्चुअली करेक्ट। फिर सेकंड देखिए कि जेट स्ट्रीम डिटरमाइंस द लोकल वेदर कंडीशंस। अगर आप इंडियन मानसून वगैरह को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट आती है वही मानसून को इंडिया में लेकर के आती है। पहले क्या होता है, एक वेस्टर्ली जेट आती है। देखिए पहला तो सही है, इधर हो गया आपका इंडिया का मैप। देखिए कॉपी पे मैं बहुत अच्छा मैप बनाता हूँ, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ये वाले पेन से उतना अच्छा बनता नहीं है, पर भगवान की दया से अच्छा बन गया। तो इधर से एक आता है वेस्टर्ली जेट। तो सबसे पहले क्या होता है, वेस्टर्ली जेट रिसीड करता है दोस्तों, ये पीछे भागता है, ये पीछे भागता है। तो इंडिया के आसपास बनता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल ये कन्वर्जेंस जोन, ये बनता है। और ITCZ तो बन गया, यानी लो प्रेशर यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो फिर जो है ये आपका जो तिब्बत वाला प्लेटू है, तिब्बत वाला प्लेटू से स्टार्ट होता है ईस्टर्ली जेट, और ईस्टर्ली जेट ही जो है वो आपका मॉनसून लेकर के आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब जब वो कहीं ना कहीं आपका मॉनसून लेकर के आ रहा है, यानी लोकल वेदर को वो प्रभावित कर रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर थर्ड देखिए, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑनसेट एंड विथड्रॉल ऑफ इंडियन मॉनसून, ये भी सही है, अभी बता दिया। इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ रेडियो एक्टिव डस्ट एंड अदर पोल्यूटेंट्स, बिल्कुल, जो रेडियो एक्टिव डस्ट या पोल्यूटेंट ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट तक पहुंच जाएगी, फिर उसको जेट स्ट्रीम क्या करेगा, एकदम अब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से लेकर के कॉन्टिनेंट के एक जगह से लेकर के उसको दूसरे जगह ले जा करके फेंक देगा। तो ये भी सही बात है, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर 9th का क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं आप। अभी देखिए यहाँ पर बोल रहा है टेम्परेट साइक्लोन का लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो साइक्लोन कब बनता है, जो टेम्परेट साइक्लोन स्पेशली कब बनता है, एक कोल्ड एयर मास होती है और एक वार्म एयर मास होती है। ठीक है, अब कोल्ड एयर मास के पास या तो ये हो सकता है
ह्यूमिडिटी हो सकती है, या फिर वार्म एयर मास के पास ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज यही है कि कन्वर्जेंस ऑफ टू एयर मासेस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग डायरेक्शन एंड नेचर, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक कोल्ड हो एक वार्म हो, एक पास ह्यूमिडिटी हो एक पास ह्यूमिडिटी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज यही है। तो ए का क्या हो गया 2, ए का हो गया 2। फिर दूसरा स्टेज क्या है कि वार्म एंड कोल्ड मासेस पेनेट्रेट इनटू ईच अदर, ठीक है। तो दूसरा स्टेज तो यही है कि दोनों एयर मासेस एक दूसरे में क्या होने टकराना शुरू करते हैं। तो बी का क्या हो गया 1। अब ए का 2 बी का 1 देख लीजिए कहाँ पर है, ये यहीं पर है। बाकी देखिए सी का, देखिए थर्ड स्टेज है साइक्लोन फुल्ली डेवलप्ड। थर्ड स्टेज में क्या होगा, साइक्लोन फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। फोर्थ स्टेज में क्या होगा दोस्तों कि जो वार्म रीजन है वो नैरो डाउन हो जाएगा। इसका नैरो डाउन होता है वार्म रीजन का। जैसे ही ये वार्म रीजन नैरो डाउन होता है वैसे ही साइक्लोन का ऑक्लूजन यानी डेथ, ऑक्लूजन मतलब था डेथ, साइक्लोन का ऑक्लूजन शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर वार्म सेक्टर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ये वार्म करंट, वार्म विंड टोटली डिसअपियर हो जाता है। तो इसका राइट ऑर्डर हो गया दोस्तों 2 1 3 फिर 4 6 5, 2 1 3 4 6 5 इज द करेक्ट ऑर्डर। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वैसे हम लोग पहला ही 2 गेस करके इसके राइट आंसर तक पहुंच गए थे। तो चलिए ठीक है, 10th का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिए ये साइक्लोन फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेजेस आपको याद क्या रखना है। इट इज़ एज सिंपल, मतलब कि आप उसको लॉजिकली एक बार समझ लिए तो आपको वैसा कुछ दिक्कत नहीं होगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। जैसे पहले मतलब एक लड़का लड़की उनके बीच में प्रेम होगा, फिर शादी होगी, फिर बच्चा होगा, ठीक है, फिर बच्चा बड़ा होगा उसकी शादी होगी। तो ये लॉजिकल स्टेप्स है, इसको आपको याद थोड़ी करना है कि नहीं पहले बच्चा होगा कि पहले शादी होगी कि पहले प्यार होगा, इस टाइप से ही नहीं। उसी तरह लॉजिकली अपने दिमाग में आप उसको बस बिठा लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोन। देखिए एंटी साइक्लोन का मतलब ही है कि साइक्लोन का ऑपोजिट। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन है एक लो प्रेशर जोन, ठीक है, लो प्रेशर जोन है। और एंटी साइक्लोन क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन हो गया, ठीक है। अब देखिए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिए साइक्लोन का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब सब कुछ इसका ऑपोजिट करते जाइए। तो साइक्लोन का डायरेक्शन नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइक्लोन का डायरेक्शन साउदर्न में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब साइक्लोन का डायरेक्शन चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है, तो एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आपको एक याद रखना है, बाकी सब आप बना सकते हैं। साइक्लोन का डायरेक्शन याद रखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना याद रखो और बाकी उसको एक्सटेंड करते हुए बना लो। तो देखो एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन बोल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन क्या होगा, क्लॉकवाइज। और बाकी फिर साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टेटमेंट 1 इज एक्चुअली करेक्ट। तो देखिए वेदर बिकम्स रेनलेस विथ क्लियर स्काइज। आपको पता है कि साइक्लोन क्या करता है, बहुत सारा बारिश लाता है, वेदर को अनस्टेबल करता है। तो एंटी साइक्लोन क्या है, उसका ऑपोजिट, यानी वेदर क्लियर स्काई रहेगी, कोई बारिश वारिश नहीं होगी। तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखिए टेम्परेचर ऑफ एंटी साइक्लोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोकल वेदर। बिल्कुल सही बात है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आपका वार्म कंडीशंस में भी हो सकती है और पोल पर भी हो सकती है। तो पोल पर जो एंटी साइक्लोन होगा वो तो ठंडा होगा, ठीक है, लेकिन ये जो आपका 30 से 40 डिग्री के आसपास जो एंटी साइक्लोन आएगा वो बहुत गर्म होगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द लोकल वेदर। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका 11th का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए। तो दोस्तों होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा अगर आप ये सेशन इन्जॉय कर रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्जॉय करना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप इस पूरे सीरीज के साथ जो है अपने आप को अटैच कर लीजिए, एंगेज कर लीजिए, मैरिज कर लीजिए इसके साथ, आप इसी के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, इसी के साथ आप शादी कर लीजिए ताकि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो। सारा का सारा हिस्ट्री का एमसीक्यूज देखिए, ज्योग्राफी का एमसीक्यूज देखिए और अपकमिंग जो एमसीक्यूज है उनको भी देखिए, ठीक है, और उनसे लगातार कुछ ना कुछ सीखिए और अपने प्रीलिम्स के निकालने की संभावना को बढ़ाते जाइए।
चलिए पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।